गया? हाँ जी जी, ठीक सर, आवाज आ रही है। नमस्कार। नमस्कार। आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, सो उसके लिए पहले धन्यवाद। फिर हम औपचारिकता में आते हैं। नमस्कार बंधुवर। वैश्विक महामारी कोरोना के संदर्भ में आज साहित्य और समाज की भूमिका, जो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान महाविद्यालय को धन्यवाद मुझे आमंत्रण देने के लिए। और मैं विशेषकर पवन कुमार रावत जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझसे संपर्क किया था। वह जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं या वहाँ के शोध छात्र हैं। प्राचार्य राधे श्याम सिंह जी, विभागाध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, मेरे प्रिय अग्रज प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह जी और प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा जी, जो आज हमारे साथ वेबिनार में आमंत्रित वक्ता हैं, जिनके साथ मैंने अनेक जगहों पर अनेक सेमिनारों में और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आयोजकों ने इतने महत्वपूर्ण और सामयिक विषय वैश्विक महामारी कोरोना के संदर्भ में साहित्य और समाज की भूमिका, मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, शोधार्थियों, सुधीजनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक बधाई देता हूं। अपनी कुछ इन पंक्तियों से विद्यालय को धन्यवाद देता हूं कि आओ आओ यहाँ रुको कुछ देर बंधु, समय ने बांधे यहाँ सेतु बंधु, आकुल वसंत अपने गांव बंधु, मिलेगी यहाँ सबको छांव बंधु। मैं सुरेशन शुक्ल, जैसा कि अभी बताया है हमारी बहन ने, मैं यहाँ 40 वर्षों से नॉर्वे में निवास करता हूँ और 32 सालों से एक स्पाइल दर्पण पत्रिका का संपादन कर रहा हूँ। इसके पहले परिचय पत्रिका का 1980 से 85 तक यहीं ओस्लो नॉर्वे में संपादन किया। आज अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात बताई प्रवासी मजदूर के बारे में, तो मैं एक साहित्यकार हूं जैसा आपको बताया गया है और मैं सहमत हूं। और हमने अपनी एक 6 लाइन की कविता एक नेट साइट पे डाली थी और आप भी बहुत ही जल्दी लॉकडाउन नामक एक पुस्तक को पढ़ेंगे, जिसमें महामारी के संबंध में कविताओं के रूप में आपको जानकारी मिलेगी। विदेश में हम प्रवासी मजदूर हैं, विदेश में हम, जो भारत में है वो नहीं, विदेश में हम प्रवासी मजदूर हैं, मजदूर देश में प्रवासी हो गए, घोंसला तो बना लिया है यहाँ, हम सदा प्रवासी पंछी ही रहे। दुख दर्द है एक से सभी, जगहों मार्गों के नाम पट बदल गए। अब चूंकि यहाँ पर दर्शक सामने है नहीं, तो आप मन ही मन तालियां बजाकर या खुशी प्रकट करके धन्यवाद दीजिए। या जब पूरे विश्व को कोरोना संक्रमण संकट ने घेर रखा हो, अधिकांश स्थानों में लॉकडाउन है, शिक्षा संस्थान बंद हैं, तो भी सीखने और सिखाने के कार्य बंद नहीं किया जाना चाहिए, जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा भी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के शिक्षा संस्थान ऑनलाइन एजुकेशन की ओर बहुत आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है ना? इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के शिक्षा संस्थान ऑनलाइन एजुकेशन की ओर बहुत आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। जब किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं निकलना है और भीड़ में नहीं जाना है, तो वह कमरे में बैठा अपनी पूरी सुरक्षा के साथ अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के माध्यम से क्लासरूम जैसा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। जहां उसे शंका हो, वह अपने अध्यापक से बात पूछ सकता है फोन करके और संवाद कर सकता है, जैसा प्रत्यक्ष क्लासरूम में करता रहा है। आज जबकि पूरे विश्व में, विशेष रूप से भारत में जबरदस्त संचार क्रांति हुई है, शायद ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास आधुनिक साधन उपलब्ध न हो। इसीलिए वर्तमान स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा सहज सुलभ विकल्प है। यह प्रसन्नता की बात है
कि इसकी स्वीकारोक्ति भी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि आरंभिक दौर में प्रस्तुतिकरण को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, पर थोड़े से अभ्यास के बाद इस समस्या को दूर किया जा सकता है। जिस प्रकार कार्यशालाओं में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, ऑनलाइन शिक्षा में भी ऐसा होने लगेगा, जिससे छात्र को समझने में सुविधा होगी और शिक्षा रोचक हो सकेगी। आज के इस वेबिनार में अनेक जाने माने शिक्षाविद, छात्राएं और छात्र इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं और बहुत से विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। मैं अभी चैट के माध्यम से देख रहा था, उनके कमेंट भी पढ़ रहा था। देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है ये शिक्षा। यदि हम कोरोना काल की इस व्यवस्था को बेहतर और सरल बना सके, तो यह शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति होगी जिसके माध्यम से हम बहुत कम साधनों के द्वारा हर छात्र छात्रा को शिक्षा से जोड़कर उसके परिवार और समाज का भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इतिहास साक्षी है, जो काम व्यवस्था में करने पड़ते हैं, उनके प्रभाव इतने व्यापक होते हैं कि वह आवश्यकता बन जाती है। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। अनेक समय अभाव के कारण मैं सारी दुनिया के युवाओं की प्रथम जीन्स की चर्चा करना चाहूंगा। जीन्स मतलब जो जीन्स की पैंट बनती है। विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति खराब होने पर जो जीन्स गरीब और मजदूर की सस्ती और मजबूत होने के कारण विवशता थी, वह जीन्स आज फैशन है और बहुत अच्छे दामों पर मॉल और शोरूम में गर्व के साथ खरीदी और बेची जा रही है। आज कोरोना संक्रमण काल में ऑनलाइन एजुकेशन को जो लोग बेकार और अनुपयोगी बता रहे हैं, वे कल तक जीन्स को भी गर्व से स्वीकारेंगे, जीन्स की तरह गर्व से स्वीकारेंगे। इस विषय पर जैसे पहले मैं कह चुका हूं कि हमारे शिक्षाविद बंधु नए प्रयोगों के द्वारा और अधिक से अधिक प्रभावी बनाने में ठीक उसी तरह सफल होंगे जैसे आज का सफल वेबिनार है। आज इस नए ढंग के सेमिनार अथवा वेबिनार के माध्यम से भारत से हजारों किलोमीटर दूर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर आप सभी से जुड़ने का सुअवसर मिला है। इस नए और सफल प्रयोग के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको अभी अभी अपनी नई लिखी हुई लॉकडाउन की कविता सुनाता हूं, जो हमारा ख्याल अभी जो हमारे पूर्व वक्ता ने कहा है, उन्होंने एक कवि का भी नाम दिया है। आइए इसमें देखिए कि विदेशों में कैसे हम महामारी पर लिखते हैं और भारत हमारे दिलों में किस तरह बसता है, बेशक हम हजारों मील दूर रह रहे हैं। पिता अपनी संतान से, मेरे बच्चे जीवित रहते मेरी महामारी से दूर हो गए। मेरे बच्चे जीवित रहते मेरी महामारी से दूर हो गए। मरने पर मेरा शव लेने नहीं आए, इसलिए शायद कम रोए। मेरे मरने के बाद जरूर याद करोगे, जब मेरा कर्ज अदा करोगे। प्रजातंत्र में मौन बीमारी हो गई। दुनिया हादसों की दुनिया हादसों से आदी हो गई, जैसे प्रजातंत्र में मौन बीमारी हो गई। तर्क और सवाल बेहतर व्यवस्था लाएंगे, वरना हमेशा की तरह हाके जाएंगे। भूख से प्लेटफार्म पर मरी मां को 2 साल का बालक जगा रहा। भूख से प्लेटफार्म पर मरी मां को 2 साल का बालक जगा रहा। उसे लगा सरकार भी उसे मां की तरह छोड़ गई। रेल में यात्री जिंदा चढ़ते हैं, शव बनकर निकलते हैं। हम लोग ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लॉकडाउन में मां 850 किलोमीटर की दूरी को सड़क पर पैदल चलकर तय कर रही मां।
850 किलोमीटर की दूरी को सड़क पर पैदल चलकर तय कर रही मां, ब्रिटेन में कोरोना से पीड़ित मां जन्म देकर खुद चल बसी। भारत में जन्म देकर कोरोना पीड़ित मां अपनी संतान से वीडियो में कर रही संवाद। वाराणसी उत्तर प्रदेश में अपने बच्चों को घास खिलाने पर थाने में पेश होती मां, कश्मीर में महीनों कर्फ्यू में खिड़की से अपने बच्चे को दुनिया दिखाती मां, अपने बच्चे को दूध पिलाती, दुनिया की अनेक जेलों में बंद कोरोना से बचाने के लिए हाथ सिलाई मशीन से मास्क सिलती मां, महिलाओं की आधी आबादी होने फिर भी संसद तक आधा प्रतिनिधित्व नहीं ले सकी औरत, अब बच्चों को पालना छोड़कर राजनीति में उतरने की सोच रही औरत, अब बच्चों को पालना छोड़कर राजनीति में उतरने की सोच रही औरत शायद कुछ समय तक औरत नहीं बनेगी मां। मैंने आपको ये कविताएं सुनाई और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। आपने देखा कि एक तो कार्यक्रम थोड़ा-सा देर से शुरू हुआ, ये हमेशा ही हो जाता है क्योंकि ये नया तरीका है वेबिनार या सेमिनार करने का। और आप सभी जो शिक्षार्थी और शोधार्थी लोग इस वेबिनार में भाग ले रहे हैं, तो दो कुछ बातें हम कहना चाहेंगे, इसको आप ध्यान रखें। और ये जो है हमें महामारी का कोई भी संकट आएगा आर्थिक तो वो हमें सिखाएगा। पहली बात, आप सभी युवा बहनों भाइयों, आप लोग जो है एक व्यक्ति हैं, आप किसी की संपत्ति नहीं हैं। दूसरी बात ये कि आने वाले समय में आपके पास नौकरियां नहीं हैं या ना के बराबर हैं, तो आप नौकरी देने वाले बने, चाहे सामूहिक रूप से, चाहे अकेले। और तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ इसी संदर्भ में कि हम लोग हिंदी अथवा दूसरी भारतीय भाषाओं, जो हमारी मातृभाषा के रूप में हम घर पे बोलते हैं, हम उनका सम्मान नहीं करते। हमें अपनी भाषा को लेकर हीन भावना है। ये हीन भावना त्यागना होगा और हमने अपनी भाषा में बहुत प्रवीण होना होगा। मुझे उम्मीद है मेरी इस सोच से बहुत से लोग शायद सहमत हों या उनको इसके बारे में पहले से पता हो, जानकारी हो और उन्होंने अपनी मातृभाषा को प्रवीण करने में लग गए हों। अपनी माँ से उनके काम में हाथ बटाते हुए उन्होंने अपनी माँ से लोकोक्तियाँ सीखी होंगी, उन्होंने उनसे मुहावरे सीखे होंगे, उन्होंने अपनी माँ और दादी से सीखे हुए गाने या गवनई सीखी होगी और आपने अपने घर की बागवानी की होगी और नहीं की होगी तो आज से शुरू कर दें। आप ये मत सोचें कि हम एक पीएचडी डॉक्टर या इंजीनियर हैं। नॉर्वे में छोटा देश है, तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने 100 साल पहले महामारी में जो सीखा मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ नॉर्वे में ना आया होता और बहुत वर्षों से रहकर यहाँ के साहित्य के संपर्क में ना जुड़ा होता तो शायद मैं ये जानता भी नहीं। 1930 में नॉर्वे बहुत गरीब देश था, तो इसके पहले महामारी आई थी और उस महामारी में नॉर्वे के लोग, बहुत से लोग जो है पलायन कर गए थे अमेरिका। नॉर्वे के लोग अपने पूर्वजों समुद्री डाकुओं पर बहुत गर्व करते हैं, जिन्हें हम वाइकिंग भी कहते हैं, और उन्होंने अपने समुद्री ज्ञान को आज तक कायम रखा है। नॉर्वे में चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर, उसके हाथ कड़े होते हैं। वह अपनी अलमारियां बना लेता है और वह अपने छोटे छोटे घर बना लेता है लकड़ी के। इसीलिए एक आम नॉर्वेजन वासी के पास एक घर होता है जहां पर वो काम करता है, चाहे किराए का हो चाहे उसका अपना हो। एक होता है पर्वत पर, एक होता है पहाड़ी पर। मैं इस संदर्भ में इसलिए कहना चाहता हूं कि हम अपने युवाओं को ये चेतावनी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन चेतावनियों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो हमको इनडायरेक्ट मिल रही हैं। बहुत से लोग हमसे संवाद नहीं कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं तो वो डरे हुए हैं, वो सही संवाद नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये बातें बताना चाहता हूँ। आपको दूसरे कामों में, किसी काम करने में चोरी नहीं समझना चाहिए और कोई भी काम असम्मानित नहीं होता और ना ही कोई प्रश्न खराब प्रश्न होता है। और आप अपने माता पिता से, अपने छोटे भाई बहनों से उनके सपने पूछें,
उनसे पूछें क्या उनके सपने पूरे हुए? अगर वे सपने अपने पूरा करना चाहते तो वो कैसा करते? इस कोरोना काल में क्या हमने एक-दूसरे के बारे में जाना है? नहीं जाना है तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और आपने जो हमने अभी आपसे बात की कि आप अगर घर में खाली हैं और आपके पास समय है, तो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय और टीवी के बहुत से चैनलों की जगह आप अगर आपकी माँ को सिलाई करना आता है, तो आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हों, चाहे आप डॉक्टर हों, आपको थोड़ी सिलाई सीखनी चाहिए, आपको थोड़ी बुनाई सीखनी चाहिए, खाना बनाना सीखना चाहिए। ये आपके आने वाले जीवन में काम आने वाले हैं। और जो आज भारत में शिक्षा है, अधिकतर शिक्षा प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि इंटरमीडिएट पास करके बच्चा बाहर जाता है, हष्ट-पुष्ट है, मेहनती भी है, उसके बाद उसके पास कोई काम नहीं है क्योंकि उसके पास कोई तकनीकी शिक्षा नहीं है। अगर आपके पास समय है और आप अगर सहयोग देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका भविष्य आने वाले समय में भारत का एक ऐसा समाज अच्छा वातावरण रखे, जो आपको सहयोग दे सके, तो आपको चाहिए कि आपको अपने आस-पास जो है साक्षरता बढ़ानी है। बिना साक्षरता के आप जो है अपना जीवन के रहने-सहने का स्तर नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको अपने द्वार को साफ रखना है, तो आपके पड़ोसी का द्वार भी साफ होना चाहिए, क्योंकि हवा बहने से फिर वह कूड़ा वापस आ सकता है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ एक दू कुछ बातें और उठाना चाहता हूँ। आने वाले समय में आप जो है नौकरियों के पीछे मत भागें, नौकरियाँ नहीं हैं या ना के बराबर हैं। आप स्वयं नौकरी को नौकरी पैदा करें, स्वयं कुछ लोगों के साथ मिलकर या क्या कहते हैं उसे जो बहुत से लोग मिलकर के जो सहकारिता समिति बनाते हैं उसके माध्यम से। एक बात और, आप सोचेंगे कि बहुत सी चीज़ें कह दी गई, ये शुरू से क्यों नहीं बताया गया जब से वो पढ़ रहे थे? ऐसा नहीं है। हम लोगों ने अपने माता-पिता से अपने संस्कार के रूप में उनसे जैसे चरित्र का अच्छा रखना और किसी भी प्रकार का साहित्य उन्होंने उपलब्ध कराया वो सुना और वो जो साहित्य पढ़ते रहे चाहे पूजा में चाहे गीत गाए वो लोरी के रूप में या शादी ब्याह के रूप में, तो वह भी हमने सुना और उसका ही शायद एक अच्छा असर है कि आज जो हमारे 2 वक्ता भी एक जो हमारी बहन संचालन कर रही हैं और जो उसके पहले पूर्व वक्ता थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कहीं और साहित्यिक बातें कहीं। हमें अब एक जगह की जगह अनेक शिक्षा में प्रवीण होना पड़ेगा और तकनीकी प्रायोगिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है, आपके साथ-साथ आपके आस-पड़ोस में भी। एक बात और कि ये जो आपकी जो महामारी यहाँ पर आई है, ये हमको बहुत बड़ी शिक्षा दे के जाती है। ये जो महामारी है आपने देखा होगा कि जो कहा भी जाता है कि जो साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, जो हज़ारों साल पुराना था, वह हमको कभी अपने ग्रंथों, वेदों, पुराणों से या और कि कोई ग्रंथ हों, उनसे पता चलता है। आज से 100-200 साल पहले की जो महामारियाँ थी, उनके बारे में भी हमें साहित्य से ही पता चलता है और आज जो हो रहा है, वो आगे चलकर हम लोगों को अपने साहित्य से पता चलेगा। देखिए कितनी एक संजोग वाली बात है या कितनी अजीब बात है। 1720 में प्लेग की बीमारी आई, 1820 में हैजा आया, 1920 में स्वाइन फ्लू आया और 2020 में कोरोना वायरस आया। आपको पता है कि इनमें से अधिकतर जो वायरस हैं, उनका कोई समाधान नहीं है। हमें प्रकृति से सीखना है और प्रकृति के साथ रहना है। आज आपके अलावा ज़्यादातर लोग डरे-डरे हैं। जिनके पास बड़ी ताकत या पद हैं, वो सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं। वह सच कहने से बच रहे हैं। तो उसे हम उनमें यहाँ नहीं जाना है, हमें अपने ऊपर जाना है। हम प्रकृति पर विजय पाना चाहते हैं, प्रकृति हमें जल देती है, सूरज हमें रोशनी देता है। देखिए हमारे अपने भारतीय संस्कृति में हम इनकी पूजा करते हैं। आपको ये पता है कि जीव-जंतु भी ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, पेड़-पौधे भी ज़रूरी होते हैं। देखिए हमने अपने जीव-जंतुओं को बचाने के लिए या कोई और कारण रहा कि हमारे देवी-देवताओं के नाम से या किसी भी शेर है, चाहे हंस है, तो इस तरह हम लोगों ने उनको बचाने की कोशिश की, उनकी पूजा की। अगर उनका हम केवल शिकार करके खा जाते तो आज हमारे पास ना शेर होते, ना हंस होते, ना बहुत से ऐसे पशु-पक्षी जो बहुत ही प्रकृति के लिए ज़रूरी हैं और हमारे लिए भी ज़रूरी हैं। आपने देखा कि समाज में जो घटता है, उससे हम प्रभावित होते हैं। कृत्रिम वायरस प्रकृति का कहर जो
प्रकोप बनकर आया है, इसका भी प्रकृति नाश करेगी। स्वाइन फ्लू और एड्स का तो कोई देखिए कोई वैक्सीन नहीं बना और कोई हम वैक्सीन बना पाएंगे, मुझे शक है। चाहे आप देखिए पीएम जैसे लोग भी देखिए कितने निशब्द और डर से गए हैं, क्योंकि वो है लोग केवल अपने आदेश पर ध्यान रख रहे हैं। पीएम सीएम तक, सीएम डीएम को, डीएम बनिया तक, और सारी जिम्मेदारी आज हम वापस समाज के ऊपर आ गई है। तो जब आप डरेंगे नहीं, उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे, स्वयं बचाएं और औरों को बचाएं। बचाओ अपने पास आ गया है। और आपने देखा होगा, मैंने अभी कल देखा एक चित्र में कि हमारी कुछ बहनें पूजा कर रही हैं खेतों में कि शायद कोरोना चला जाएगा। मुझे बहुत खुशी हुई। जहां लोग डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे, जहां सच्चाई पता होने के बाद हमें बताया नहीं जा रहा है, वहां इन बहनों ने जाकर अपना बाहर निकल करके उत्साह पूर्वक कम से कम हमारे लिए विनती तो कर रहे हैं। एक तो वो प्रकृति में आए, प्रकृति में आने के साथ उसके बाद कुछ लोग आए और अपना उन्होंने पूजा की। इस तरह से वो प्रकृति से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज हम मीटिंग कहाँ कर पा रहे हैं, और हम 5,000 रुपए की जांच है। अगर हम कोरोना की जांच करना शुरू कर दें, कई वर्ष लग जाएंगे इस जांच में। तो हम जो है सच्चाई को दूसरों को बताना नहीं चाहते। आप सभी लोग सब बुद्धिजीवी हैं, और आप ज्ञानी जो है अज्ञान क्या देगा, मतलब मैं गलत कह गया, अज्ञानी जो है ज्ञान क्या देगा। चिंतन करने से ही, मंथन करने से ही आपके ये दुख दर्द दूर होंगे। और दुख दर्दों को, चुनौतियों ले लीजिए तो वह बिल्कुल एक रास्ते में पड़े पत्थर की तरह होते हैं, कि अगर कोई पत्थर से आपको ठोकर लगती है तो ये समझना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं अंत में आपको पुनः सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, नॉर्वेजियन भाषा में धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद एक छोटी सी कविता, शमशानों का दर्द, यह मैंने जो है टीवी पर और देखकर और अखबारों में पढ़कर लिखी है। यह मणिकर्णिका घाट के बारे में लिखा है जो वाराणसी में है। मैं पहले नॉर्वेजियन भाषा में आपको धन्यवाद देता हूँ। Jag vill tacka allesammans. Tusen tack. Jag är väldigt glad idag. Vi ses igen. मैंने नॉर्वेजियन भाषा में कहा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपसे पुनः मिलेंगे, और आपका आभार। शमशानों का दर्द। मैं अपने जो इस विद्यालय, जो कमला नेहरू विद्यालय है आपका महाविद्यालय, उसको पुनः धन्यवाद देता हूं, और इस कविता के साथ समापन करता हूं अपने वक्तव्य का। शमशानों का दर्द। शमशानों पर कोई नहीं उद्घोष करने वाला, राम नाम सत्य है। राजा डोम पंडित तरस रहे हैं शवों को, जिनकी आजीविका निर्भर है शवों पर। छाई है शमशान घाटों पर खामोशी, ना कोई नारा, ना कोई शोर और हलचल। लॉकडाउन को दोष दे रहे हैं, मौत का सामान पड़ा है, उसके खरीदार कम हो गए हैं, शमशान सूने हो गए हैं। लॉकडाउन से मुक्ति उम्मीदों के बीच बंधनों को तोड़ नए उपायों की खोज कर रही है। लॉकडाउन से मुक्ति उम्मीदों के बीच बंधनों को तोड़ नए उपायों की खोज कर रही है। कब कोरोना की मार से बचेंगे, कुहासा छटेगा, ये आशाएं डोम पाले हैं कि शमशान फिर शवों से कब भर जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पुस्तक लॉकडाउन आने वाली है, कृपया उसको पढ़ें, और इसी तरह की बहुत सी कविताएं से आप रूबरू होंगे। आपके सभी आयोजकों को पुनः धन्यवाद, वक्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम अंत में इस सेमिनार के अगर न जुड़े रह पाए तो इसको हमारी मजबूरी समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक और अन्य जगह मुझे 2 बजे जुड़ना है, तो आधे घंटे पहले से तैयारी करनी होगी। आपका पुनः आभार, और मैं आपके इस कार्यक्रम में आगे भी जुड़ा रहूंगा और आपको फॉलो करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।